नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शकील हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक समाजीकरण पर। राजनीतिक विकास की हम बातचीत कर चुके हैं। राजनीतिक समाजीकरण, अभी राजनीतिक समाजीकरण का चैप्टर जो है वो अंतर विषयात्मक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और तुलनात्मक राजनीति में थोड़ा सा आसान चैप्टर्स में माना जाता है। वो इसीलिए कि इसमें कोई बहुत साइंटिफिक थ्योरीज नहीं है, जैसे कि राजनीतिक विकास में दी गई। राजनीतिक विकास भी अंतर विषयात्मक अध्ययन का बहुत बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि विकास माना जाता था कि ये इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले की आपकी आर्थिक स्थिति से अब की बेहतर स्थिति है तो आप एक डेवलपमेंट का एक स्केल है, नाप सकते हैं। जीडीपी और पर कैपिटा इनकम उसका सबसे बड़ा आधार था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो आपकी भौतिक स्थिति हो गई। पॉलिटिकल सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे नापेंगे? तो पॉलिटिकल सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो आता है राजनीतिक विकास। अब राजनीतिक समाजीकरण, समाजीकरण अवधारणा समाजशास्त्र की है। समाजशास्त्र में समाजीकरण का क्या मतलब होता है? समाजीकरण का क्या मतलब होता है? समाजीकरण का मतलब ये होता है कि जब हम सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं, सीखने का मतलब ट्यूशन लेना नहीं, सीखने का मतलब होता है कि अपने जीवन प्रक्रिया में क्रमशः सामाजिक मूल्यों को धीरे धीरे हम जानना शुरू करते हैं और इंटरेक्शन के थ्रू हम उसको जान जाते हैं। जैसे परिवार में बच्चे सीखते हैं कि हमारे ताऊ हैं, हमारे मामा हैं, रिश्तों के बारे में जानते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के बारे में जानते हैं, अपनी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानते हैं, सांस्कृतिक मान्यताओं के बारे में जानते हैं, विवाह कैसे होता है, उसमें क्या कस्टम होता है, देखते देखते सीखते हैं। दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सामाजिक मूल्यों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण जो होता है वो स्वभावतः नेचुरली होता रहता है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सामाजिकरण। अब इसमें राजनीतिक शब्द जुड़ गया, तो राजनीतिक शब्द जैसे जुड़ गया, मैंने आपको बताया था, व्यक्ति और राज्य के संबंध, राज्य के कार्य, राज्य की क्रियाविधि, व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक रिलेशनशिप, व्यक्ति की राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक प्रक्रिया बहुत बड़ा शब्द है, इसमें सब कुछ आ जाता है। पॉलिटिकल प्रोसेस में गतिविधि भी आ जाती है, निर्णय निर्माण व्यवस्था, सब कुछ आ जाता है पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस जहां आ गया, सब कुछ आ गया, ये हो गया राजनीतिक। अब इसमें राजनीतिक समाजीकरण शब्द आ गया। तो राजनीतिक समाजीकरण, जैसे समाजीकरण का अर्थ हो गया पुराने मूल्य, उस व्यवस्था के मूल्यों को से आत्मसात होना। तो राजनीतिक समाजीकरण का मतलब यह हुआ कि राजनीतिक व्यवस्था के भी कुछ मूल्य होते हैं। अब ये मूल्य कुछ कंक्रीट होते हैं, जिस संविधान में हमारे बताया गया है, प्रस्तावना में, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे मूल्य जो दिए गए। कुछ मूल्य जैसे सहिष्णुता, इस तरह की कुछ टॉलरेंस, मतलब ये कुछ मूल्य होते हैं जो इवॉल्व भी होते हैं। परंपराओं, राजनीतिक परंपराएं होती है, जैसे ब्रिटेन में तो पूरा संविधान ही परंपराओं पर आधारित है। तो ये जो इन राजनीतिक मूल्यों के बारे में जानने की प्रक्रिया को हम कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। और इसी रूप में इसको, जैसे राजनीतिक विकास, मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक विकास की परिभाषा बहुत लंबी व्याख्या की मांग करती है, वैसा राजनीतिक समाजीकरण में नहीं है। राजनीतिक समाजीकरण कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ईजी है, थोड़ा सा उतना जटिल नहीं है। कि राजनीतिक मूल्यों से परिचित होने की प्रक्रिया, उसको जानने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं राजनीतिक समाजीकरण। जैसे बहुत सारे इनके जो विचारक हैं, उनको उसी रूप में परिभाषित किया है। जैसे एक रॉबर्ट लेवाई ने क्या कहते हैं, राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की प्रक्रिया। अब उसमें जो सहभागिता, अब सहभागिता का मतलब थोड़ा सा यहाँ पे व्यापक भी है और संकीर्ण भी हो जाता है। ये परिभाषा उतनी अच्छी नहीं है मेरे विचार से, कि सब लोग राजनीतिक सहभागिता आप करते हैं जब आप वोट देने जाते हैं, उसके बाद आपकी राजनीतिक सहभागिता उसके बाद भी चलती रहती है, लेकिन एकदम सीधे पार्टिसिपेशन सत्ता में सबका नहीं होता। तो राजनीतिक सहभागिता मतदान की प्रक्रिया से लेकर के सरकार पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया तक और सरकार बनाने की प्रक्रिया, सब कुछ इसमें। अब इसमें जो मूल इवॉल्व होते हैं, जो राजनीतिक मूल्य, वो स्वस्थ हो सकते हैं, वह अस्वस्थ हो सकते हैं। राजनीतिक मूल्यों में अनेक चीजें शामिल हो जाती हैं। तो इन राजनीतिक मूल्यों को जानना,
यह कहलाता है राजनीतिक सामाजिकरण। तो जैसे जो टूल सामाजिकरण के थे, वही लगभग टूल राजनीतिक सामाजिकरण के भी हैं। इसमें एक अतिरिक्त जुड़ जाता है। जैसे सामाजिकरण के जो साधन है, सबसे बड़ा साधन सामाजिकरण का क्या है? परिवार। वही साधन आपके राजनीतिक सामाजिकरण का भी है। समाज, विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं। विभिन्न प्रकार के समाज में प्राथमिक और द्वितीयक समूह होते हैं, उनके लोग सदस्य होते हैं, वहाँ भी चुनाव होते हैं, उनके नियम होते हैं। तो इन सब प्रक्रियाओं को जानते रहना, दैट इज कॉल्ड सामाजिकरण। अब राजनीतिक सामाजिकरण के विभिन्न साधन, जो किताब में आपको 10-12 साधन मिल जाएंगे, जिसमें बताया आपको समाज, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नगर पालिकाएं, ये सब आपके राजनीतिक सामाजिकरण का साधन है। दो साधन ऐसे हैं जो राजनीतिक सामाजिकरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है इनकी, जो केवल सामाजिकरण में कम है उनकी भूमिका, या उनकी गिनती उसमें नहीं होती या कम होती है। वो है राजनीतिक दल और दूसरा है दबाव समूह। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के समूह का सदस्य होता है। अपने सामाजिक समूह का सदस्य होता है, धार्मिक समूह का सदस्य होता है, कार्य वाले समूह का सदस्य होता है, लोगों के कर्मचारी संघ होते हैं, एसोसिएशन होते हैं। तो ये समूह क्या करते हैं? व्यवस्था के साथ इंटरेक्शन करते हैं। इसी को बोलते हैं हम दबाव समूह। दबाव समूह हमेशा दबाव देता रहता है, ऐसा नहीं। दबाव समूह अपने एक हित से जुड़ा हुआ रहता है और उस एक खास हित के लिए वो काम करता है। जैसे मान लीजिए कर्मचारियों का समूह है, तो कोई कर्मचारी फेडरेशन है, तो कर्मचारी फेडरेशन का हित किसमें है? उसकी नौकरी सुरक्षित रहे, उसकी नौकरी की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी, कोई नुकसानदेह परिवर्तन न हो, उसका पेंशन, उसका प्रोविडेंट फंड, ये सब सुरक्षित रहे, महंगाई भत्ता समय समय से उसको मिलता रहे, उसका वेतन वृद्धि मिलता है, ये उसके हित है। अब इन हितों पर अगर कोई संकट आता है तो आंदोलन करता है। तो ये हमेशा सरकार पे दबाव देता रहे। दबाव समूह का मतलब हमेशा दबाव देते रहना नहीं। तो ये अब एक साथ व्यक्ति कई समूह का सदस्य होता है और हर जगह कुछ न कुछ जानता है, कुछ न कुछ सीखने के लायक उसके पास होता है। तो ये राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया ये चलती रहती है। दूसरा जो एक्सक्लूसिव जो टूल है, जो संरचना है, वो उसको है राजनीतिक दल। इसका तो काम ही है सत्ता में भागीदारी करना। हर राजनीतिक दल गठित ही इसलिए होता है कि वो सत्ता के द्वारा लोगों की सेवा करना चाहता है। जैसा कि एडमंड बर्क ने बताया कि वो सत्ता में हिस्सेदारी करना चाहता है, तभी उसके पास वो साधन आ पाएगा जिससे वो उन नीतियों को लागू कर सके जिन्हें वो लागू करना चाहता है, जिसके द्वारा वो जनता की सेवा करना, जनता के लिए काम करना चाहता है। अब उन मूल्यों को वो प्रचारित करता है, तो सबसे बड़ा सोशलाइजेशन तो उसी समय होता है। फिर खराब मूल्यों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करता है जो विपक्ष में दल होता है। तो यह राजनीतिक समाजीकरण जो मूल्यों का लेन देन है, जो मूल्यों का एडॉप्टेशन है, जो एडिशन है नॉलेज में, आपके व्यवहार में, यह लगातार चलता रहता है। इसी को हम बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण। और इसके इतने 10, 11, 12 आप साधन लिख सकते हैं, जिसमें समाज, क्लब, सोसाइटी, आपके विभिन्न राजनीतिक दल, दबाव समूह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायिक निर्णय, इससे भी आपका राजनीतिक समाजीकरण होता है। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता रहते, न्यायालय के निर्णयों से हमारे संज्ञान में आती है, हम उन मूल्यों को सीखते हैं। बहुत सारी चीजें जो है विधायिका के कानूनों से हम सीखते हैं। तो राजनीतिक समाजीकरण से की प्रक्रिया और इसके साधन भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तुलनात्मक राजनीति में इसको पढ़ाए जाने का कारण क्या है, और राजनीतिक प्रक्रिया में इसका क्या रोल है राजनीतिक समाजीकरण का? तो राजनीतिक समाजीकरण एक आधार है राजनीतिक विकास को देखने का। कोई व्यवस्था कितनी अच्छी से काम कर रही है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था के लिए आमंड और ईस्टन ने 2 मॉडल दिया। देखा कि अगर ये है तो व्यवस्था को हम देख सकते हैं, व्यवस्था टूटेगी नहीं। हर व्यवस्था स्थायित्व को प्राप्त करना चाहती है और विकास को प्राप्त करना चाहती है। अगर व्यवस्था टूट जाती है, जैसे पाकिस्तान में कई बार हुआ, सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, इसका मतलब यह है कि कहीं वो राजनीतिक संरचनाएं ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो वो टूट गई, नई संरचना आ गई उसकी जगह। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है।
लोकतंत्र में राजनीतिक संरचनाएं कमजोर हो सकती हैं, लेकिन टूटती नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेती है। इनपुट आउटपुट ये चलता रहता है। तो राजनीतिक समाजीकरण अगर अच्छे से चल रहा है, राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया अवरुद्ध नहीं है, रोकी नहीं गई है, उसमें बाधक नहीं लोग बन रहे हैं, या ऐसे सिस्टम में ऐसे तत्व नहीं है जो राजनीतिक प्रक्रिया को बाधा उत्पन्न करें, तो वह राजनीतिक व्यवस्था ज़्यादा अच्छे से काम करती है, ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। तो राजनीतिक व्यवस्था की योग्यता उसकी क्षमता को नापने का एक आधार हो सकता है। जैसे लुसियर माई ने क्या कहा, समानता, क्षमता और विभेदीकरण। तो ये समानता, क्षमता, विभेदीकरण नापने का एक स्केल है, हो सकता है राजनीतिक समाजीकरण। अगर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है तो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया अच्छे से चलेगी, और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया अच्छे से चल रही है तो राजनीतिक व्यवस्था अच्छी स्थिति में होगी, वो अपने लोगों की ज़्यादा अच्छे से सेवा कर पा रही होगी, अपने समाज में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को उनके उत्पन्न होने वाले स्थान पर ही उनका समाधान कर सकने में सक्षम होगी। तो राजनीतिक समाजीकरण के साधन हम जानते हैं। राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया लोकतंत्र को देखने का एक और लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। राजनीतिक समाजीकरण एक अनवरत चलते रहने वाला प्रोसेस है। तो राजनीतिक समाजीकरण की जो उपयोगिता है वो राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता को देखने में है, और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया की सुचारू या उसके फ्लो को, एफिशिएंसी को देखने के लिए। तो यह हो गया राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा, राजनीतिक समाजीकरण के साधन। तो राजनीतिक समाजीकरण के साधन आप 10-11 मैंने बताया, इसमें 2 साधन बड़े इंपॉर्टेंट है, जो राजनीतिक दल और दबाव समूह, और राजनीतिक समाजीकरण क्या इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है। धन्यवाद।